हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सब। दिस इज एपिसोड नंबर 488 ऑफ फ्लेम एम्परर। पिछले एपिसोड में जान की टोली पहुंच गई थी फिनिक्स टाउनशिप में और वेल यहाँ तक आने के लिए इन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। अफसोस की बात ये थी कि जिस चीज को ढूंढने के लिए आए थे वो वेल एग्जैक्टली यहाँ भी नहीं मिलती है। कैसी डेसोलेट दुनिया थी जहाँ पे एंशिएंट प्राइमोडियल ऑरा मौजूद होता है और होते हैं बहुत सारे क्रिस्टल ब्लॉक्स। फिर हमने लास्ट में कई इंसिडेंट्स देखे थे, तभी अचानक से इस रियम के बीच में से जूनर को एक्सट्रीमली वॉलेंट और फील होता है जो कि धीरे धीरे अवेकन हो रहा था। चलो हम इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे यहाँ से। हमें सबसे पहले सीन में जूनर की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, बिग बुद्ध जियान, इस फिनिश टाउनशिप प्लेन की गहराई में मुझे खास और फील हो रहा है। शायद ये हमारे आगे बढ़ने की चाबी होगी। मेरी रिइंकार्नेशन सील भी उसे रेजोनेट कर रही है। जरूर फिनिक्स आइलैंड से कनेक्टेड होगी। उन वॉलेंट एनर्जी रिपल्स के निकल जाने के बाद ही जूनर फिर से अपने कंपोजर को हासिल कर पाई थी। उसकी नजरें इस जगह के सबसे गहरे हिस्से में टिक जाती हैं। पॉइंट पे आने के बाद सबको पता चल चुका था कि ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। आसमान में फिनिक्स आइलैंड टंगा हुआ है, उसमें सीधा घुसना इम्पॉसिबल होगा। इनका अकेला ऑप्शन होता है फिनिक्स टाउनशिप से, लेकिन जियान की भी बहुत सिक्योरिटी होती है। दिमाग में यहाँ पे काम करने वाले कोई मेथड्स नहीं आते हैं। वो सोचता है फिनिक्स लैंड हमेशा से नोबल रहे हैं, लेकिन तब भी इस पूरी जगह को उन अजीब से रेड क्रिस्टल से ढक रखा है और यहाँ पे किसी का लाइफ और सेंस नहीं हो रहा है। खैर जूनर, चलो हम डीपर रीजन्स में चलते हैं। हमारी रिइंकार्नेशन सील की गाइडेंस से हो सकता है हम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाए। बाकी के लोग भी नोट करते हैं और चले जाते हैं फिनिक्स टाउनशिप की गहराई में। ये जैसे जैसे जलते हैं जियान के दिमाग में कई थॉट फ्लैश होते हैं। वो सोचता है आखिरकार फिनिक्स क्लैन में कौन सी होली फ्लेम होगी। होली फ्लेम के विचार से उसके दिल में एक्साइटमेंट भर जाती है। ऑफ कोर्स जियान के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फिनिक्स क्लैन से रिगार्डिंग जो ऑब्सक्योर लेजेंड्स हैं, तब जो कहानियां हैं, उनके हिसाब से जियान को डाउट था कि वो अपने मन से होली फ्लेम को जियान के हवाले कर देंगे, खासकर क्योंकि फिनिक्स क्लैन अपनी सारी चीजों को सीक्रेट रखता था। तो फिर कोई भी नहीं जानता था कि इनके क्लैन के अंदर कौन सी फ्लेम मौजूद है। आसपास के पेड़ पौधों में से हल्की सी एनर्जी रेडिएट होती है, लेकिन जो चारों तरफ फ्लेम रेड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं वो किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करते, जैसे इनके अंदर की जिंदगी खत्म हो चुकी हो। इससे भी अजीब बात ये थी कि जियान के परसेप्शन के हिसाब से क्रिस्टल्स इन पेड़ों से कोई पावर अब्सॉर्ब नहीं कर रहे थे, बल्कि ये उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आंखें तब थोड़ी सी शार्प हो जाती हैं जब जियान को इस जंगल में हल्का सा फॉरेन इविल ऑरा फील होता है। क्लैन की मैलिग्नेंट पावर थी, हालांकि निशान बहुत ही कमजोर थे, लेकिन बिना किसी डाउट के प्रेजेंट होते हैं। और ये बात जियान के एक्सप्रेशंस को चेंज कर देती है कि माइटी फिनिक्स क्लैन के अंदर भी इविल रेस ने इन्वेड कर दिया था, और अगर ऐसा है तो चीजें बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाली हैं। अभी बिंग शुआ के कंधे पे छोटी सी आई फिनिक्स होती है, उसने अपने आकार को श्रिंक कर लिया था। ये उसका स्मॉलर फॉर्म था। आइस फिनिक्स से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ मालूम पड़ा? वो आइस फिनिक्स जिसे हम बिनफेंग के नाम से जानते हैं, वो अचानक से इस जगह की गहराई तक चिल्ला के बोलती है, ब्रेक थ्रू। फिनिक्स क्लैन और आइस फिनिक्स के बीच में ब्लड कनेक्शन था। इन शब्दों को सुन के बिंग शुआ का एक्सप्रेशन टेंस हो जाते हैं। वो सबको चेतावनी देती है कि ध्यान से। कुछ पलों के बाद इनकी नजरें श्रिंक हो जाती हैं। अचानक से इनके सामने क्रिस्टल फॉरेस्ट अपीयर हुआ था जो कि बहुत घना होता है। हमें बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं बहुत ऊंचे पेड़। वहीं पे जो रास्ता था उसे देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई पहले आ चुका हो। जान के ग्रुप ने जस्ट इसके बारे में सोचना ही शुरू किया था, अभी सबके कान में कमजोर सी लेकिन एंशिएंट आवाज जाती है जो कि इस फॉरेस्ट की फायर रेड एनर्जी के अंदर से आ रही थी। वो आवाज कहती है, हेल्प मी। सब वहीं पर जम जाते हैं। फेंगचिंग की बॉडी ट्रेम्बल होती है। ऐसा लग रहा था वो इस आवाज को तुरंत ही पहचान पा रही हो। वो कहती है, क्या तुमने सुना ये एब्सोल्यूट ब्लड लाइन का सप्रेशन? सब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर केयरफुली उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे थे। 1 2 3 4 10 मिनट निकल जाते हैं। इनका रास्ता एक झील पे आके रुका था जिसका बॉटम अब लाल रंग के क्रिस्टल से चमक रहा होता है। फेंगचिंग मुंह ढक के बोलती है, ये लेक और वो प्लेन ट्री। इस झील के बिल्कुल बीच में उसका आइमो ट्री खड़ा होता है, ऑलमोस्ट 1000 मीटर लंबा। इसमें से वो हल्का लेकिन डिवाइन प्रेशर बाहर आ रहा था। फेंगचिंग कहती, फिनिक्स आइलैंड क्या ये इस पेड़ से सस्पेंडेड है? लेकिन फिर हम इसे बाहर से क्यों नहीं देख सकते? जूनर रिप्लाई करती है, क्या बड़ी बात है, आखिरकार हम फिनिक्स क्लैन में हैं और ये उनके मेथड्स होंगे। जरूर यहाँ पे कोई पावर शिप ही होगी, इस वजह से बाहर से असली सिचुएशन को समझा नहीं जा सकता। पेड़ के पास आते ही जूनर की रिइंकार्नेशन सील बस गर्माहट से नहीं जलती है, बल्कि इसमें से एक फियर्स फ्लेम जैसा और निकलता है जो कि उसके गुरु के रोंगटे खड़े कर देता है। पसीने से तो जूनर का माथा भी ढकते हुए देखते हैं। लगता है जो सप्रेशन उसकी सील को रोक के रख रहा है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। उसे काफी बैकलैश का सामना करना होगा। समय निकलता जा रहा था। एंशिएंट आवाज तभी फिर से गूंजती है कि हेल्प मी। जियान का ध्यान इसकी तरफ गया था। उस एंशिएंट पेड़ के नीचे टापू था, मतलब
लेक के बीच में हम इसमें से विंग की आवाज के साथ फायरी रेड लाइट को निकलते हुए देखते हैं। क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स ऊपर शूट होते हैं। ब्लैकहेड गोल्डन क्रो जो कि जियान के कंधे पे बैठा होता है अपनी पावर से उस बैकलैश को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सीन को देख के उसका जबड़ा भी खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है ये ट्री ये फिनिक्स टाउनशिप का गार्डियन है, द स्पिरिट ऑफ इंडस। हालांकि फाइव लेगेड गोल्डन क्रो को शान्यू क्लैन ने दसियों हजारों सालों से सप्रेस करके रखा था, लेकिन तब भी उससे पहले वो 9 परफॉर्म फाइल लॉर्ड के साथ फिनिक्स क्लैन में गया होता है और वो मेमोरीज अब वापस आ रही थी। यान वॉइस अकॉर्ड की बोलता है स्पिरिट ऑफ इंडस, लेकिन बस इतनी जानकारी से कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। ग्रुप के बीच में शांति फैल जाती है। तभी गोल्डन क्रो सामने पॉइंट करके बोलता है ये प्योर एलिगेंट और जेंटल प्लेन ट्री फिनिक्स क्लैन का सिंबल है। स्पिरिट ऑफ इंडस को सारे प्लेन के ट्रीज में किंग कहा जाता है। फिनिक्स आइलैंड में लाइफ एनर्जी को सप्लाई करता है। इसे पूरी फिनिक्स क्लैन के को रूट्स में से एक कहना गलत नहीं होगा। इसे ध्यान से देखो, इसका ऊपर का सिरा सीधा उस फिनिक्स आइलैंड से जुड़ता है। जेरेमी नोड करके बोलता है लेकिन इसकी पत्तियां बिल्कुल बितर हो चुकी हैं, जैसे इनके अंदर का सारा जूस निकाल लिया गया हो। वो सोचता है क्यों। हाउएवर इससे पहले कोई आंसर कर पाता। फाइनली तीसरी बार वो हेल्प मी वाली आवाज सुनाई देती है और इस बार सीधा जाइंट सैकेमो ट्री से आती है। पहले गोल्डन क्रो शाबू शाबू की आवाज के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उठाता। हाउएवर इस जगह का स्पेशल प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि अपनी ट्रिपल इनकारनेशन की स्टैंड के बाद भी गोल्डन क्रो के हवा को बिगड़ते हुए देखते हैं। उस दवाओं की वजह से उसका शरीर ऑलमोस्ट डिस्टॉर्ट हो रहा था। वो कहता है स्पिरिट ऑफ द इंडस अपनी रिक्वेस्ट को बताओ, अगर हो सकेगा तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अचानक से बज की आवाज सुनाई देती है। फायर रेड रिपल फैलती है, तुरंत ही जंगल जैसे बिखर सा गया हो। ये क्रिस्टल वर्ल्ड गायब होता है। अचानक से ये सब अपने आप को ह्यूज लेक के ऊपर खड़ा पाते हैं जिसमें बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगी थी। बेसिकली पूरा का पूरा रियम स्पिरिट के इनर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोल्डन क्रो वॉइस कोड के बोलता है डोमेन, तो स्पिरिट ऑफ द इंडस एक्चुअली में डोमेन का इस्तेमाल कर सकती है। वो औरों को चेतावनी देता है कि ध्यान से ये डोमेन है। ये बेसिकली अब झील नहीं बल्कि पूरी समुद्र जैसी लगती है, जिसमें से राइज होने वाली काउंटलेस वेव्स एक अलग ही तरह की लाइफ फोर्स को रखती थी। इस सबकी आंखों के सामने वो मैसिव ट्री धीरे धीरे चमकते हुए फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है। ये झिलमिलाते हुए फ्रैगमेंट साथ में आते हैं और बनाते हैं इल्यूजरी इंसानी फिगर को। वो ह्यूमनॉइड फिगर अपनी कमजोर ऑलमोस्ट फेडिंग आवाज में कहता है हेल्प मी। शिया और फेंगचे एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। इवन इन दोनों की खास आइडेंटिटीज के बाद भी इनके पास फिनिक्स क्लैन के डीपेस्ट सीक्रेट्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए जो सीन सामने दिखाई दे रहा था उसका वो मतलब नहीं निकाल पाते। ये बस हेल्पलेसली देखते हैं। वही बजूनर की भौं से उठ जाती हैं। वो कहते हैं बिग ब्रदर जियान, मुझे इस पैरासोल ट्री की स्पिरिट इंजर्ड लग रही है। इनके आसपास की ब्रिलियंट एनर्जी और सामने का वो डिस्टॉर्टेड फिगर उसके दिल को टेंस कर देता है। खासकर उसकी रिइंकार्नेशन सेल के वॉलेंट फ्लक्चुएशंस, इन्हें सप्रेस करने के लिए उसे दांतें मीचनी पड़ रही थी। वेल जो भी सामने था उसे रिइंकार्नेशन सेल इंटेंसली रिएक्ट कर रही थी, जैसे 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड से कनेक्टेड हो। वेल जो फिगर सबके सामने अपीयर हुआ होता है वो एक ओल्ड मैन का था, लेकिन अभी बहुत पतला कमजोर सा लगता है, जैसे अपनी मौत के करीब हो। की आंखें खाली और ग्रे होती हैं। अपने चेहरे पे उस लाइफलेस एक्सप्रेशन को लेके वो जान के ग्रुप को देखता है। तभी फाइव लेगेड गोल्डन क्रो नॉड करके बोलता है एज एक्सपेक्टेड, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये फिनिक्स ट्री की स्पिरिट है। खुद एक होली फ्लेम स्पिरिट और वेपन सोल था, इसलिए फाइव लेगेड गोल्डन क्रो को ऐसे एंटिटीज का कोई डर नहीं होता है। ये सामने खड़ा ओल्ड मैन वेल ये वही था, सारे प्लेन जिन्हें हम साइकोमोर के नाम से भी जानते हैं, उन सबके ट्रीज का किंग। हम उसके बीच एक छोटी सी पत्ती को देखते हैं जिसका आकार 1 इंच से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज जिस पर अपीयर होती है पूरे रियम की हेवन और अर्थ की एनर्जी अपने आप ही बजिंग आवाजों के साथ सप्रेस होने लगी थी। वो सैपलिंग हल्का सा चमकता है, महसूस होता है वो हरा भरा फुल एंशिएंट हो रहा, भले कंडीशन इसकी कितनी भी कमजोर हो। अभी चाहे फेंगचिंग हो या फिर आइस फिनिक्स, इन दोनों के शरीर कांपने लगे थे। इनके गले से निकलती फिनिक्स क्राइज, वही वे चेहरे के रंग बार बार बदलते हैं। ऐसे बदलाव को देखे या तुरंत ही सोल पावर को रिलीज करके सबको शील्ड करने की कोशिश करता है। फिर वो उस अजीब से सैपलिंग को देख के बोलता है क्या प्योर एनर्जी है। उसे अपनी होली फ्लेम और सोल परसेप्शन से जो भी सेंस हो रहा था बहुत अनयूजुअल था, और इसके बारे में एक्सप्लेन करता है फाइव लेगेड गोल्डन क्रो। कहता है जो चीज तुम इसके पीछे देख रहे हो वो फिनिक्स टाउनशिप का कोर है, द फिनिक्स ट्री सोर्स सीडलिंग। ये फिनिक्स क्लैन के हर एक साइकोमोर ट्री का ओरिजिन एसेंस होता है। ये साइकोमोर ट्रीज फिनिक्सेस के साथ सदियों से जीते आ रहे हैं। ये बहुत पहले स्पिरिचुअल यानी कि इंटेलिजेंट हो चुके हैं। हम इसकी गाइडेंस में फाइनली फिनिक्स आइलैंड पहुंच पाएंगे। फिर गोल्डन क्रो की नजरें जाती हैं फेंगचिंग और उस आइस फिनिक्स के ऊपर। वो कंटिन्यू करता है फिनिक्स क्लैन की वेसल रेस होने की वजह से तुम दोनों नेचुरली ब्लडलाइन सप्रेशन को फील करोगे। जान भी नॉट करके बोलता है इसकी लाइफ फोर्स ये
ये बहुत कम है। ये सैपलिंग इतना कमजोर था कि क्रिस्टल सील की बिना प्रोटेक्शन के ये शायद अब तक हवा में मिल चुका होता। कैरन के डिस्कशन को काटती है उस ओल्ड मैन की होर्स आवाज, जो फिर से बोलता है मेरी मदद करो। उसकी विदर्ड बॉडी क्रैक होने लगती है। उन छोटी छोटी दरारों से निकलती एंशिएंट फ्लक्चुएशंस, वहीं पे चाहे वो हो या फिर वो पीछे का सैपलिंग, इनके ऊपर एक फायर रेड फिनिक्स का शैडो दिखाई देता है जो कि स्ट्रगल कर रहा था। इस क्रूशियल मोमेंट को समझते हुए जियान तुरंत ही सुनर को पकड़ता है। वो तुरंत ही उसे लेके पहुंचता है उस सैपलिंग के पास। जैसे उस मरते हुए सैपलिंग के पास जूनर जाती है, उसके आईब्रोज के बीच की 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की पावर, इसमें से खास फ्लक्चुएशंस निकलने लगी थी। वो वेंगोम वेंगोम के साउंड्स एक डिवाइन मैजेस्टी को रखते हैं। अब रिएक्ट करने वाली बस जूनर की पावर्स नहीं होती हैं, बल्कि जियान की ग्लेज होली फ्लेम भी ऑफ की वजह शरीर से बाहर आ जाती है। ये रिस्पॉन्ड करती है फिनिक्स शैडो से। जियान भॉइस से कोड के बोलता है इसकी जिंदगी यानी कि वाइटलिटी को किसी अनजानी ताकत ने खींच लिया है। अब बस इसकी ओरिजिन का छोटा सा ट्रेस बचा रह गया है, जिसे वो फायर रेड होल फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही है। और वो फ्लेम कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं बल्कि होली फ्लेम है, लेकिन ये उसका बस छोटा सा हिस्सा है। जूनर की आंखों में फ्लैश होती है डिटर्मिनेशन। वो गहरी सांस लेके बोलती है ये सारे क्लूज फिनिक्स आइलैंड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बिग ब्रदर जियान चलो शुरू करते हैं। जियान नोट करता है, फिर बूम की आवाज के साथ वो ग्लेज और गोल्डन होली फ्लेम एक ही बार में अपने फुल फॉर्म को लेते हैं। ये दो आग के समंदर होते हैं। इनमें से निकलने वाली फ्लेम रिंग्स पूरे डोमेन को जगमगा के रख देती हैं। इस कंबाइंड पावर के अंडर वो डाइंग फिनिक्स सैपलिंग फिर से जिंदा होने लगती है। इसकी कमजोर लाइफ एसेंस बिल्कुल बारिश के बाहर उगने वाले बैम्बू जैसी होती है। ये खतरनाक स्पीड से राइज हो रही थी। वो छोटा सा पौधा जिसे हम फिनिक्स ट्री सोर्स सीडलिंग के नाम से जानते हैं, ये इनकी फ्लेम्स को लालच के साथ पीता है, बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह। देखने में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि होली फ्लेम उस लाइफ फोर्स के साथ बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी। अब अगर एक तरफ फायदा होगा तो फिर दूसरी तरफ नुकसान तो होगा ही। वो सीडलिंग भली होली फ्लेम को बिना किसी हेजिटेशन के निकल रहा हो, लेकिन इससे जूनर की रिइंकार्नेशन सील वॉलेंटली रिएक्ट करती है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और ऑरा बिल्कुल डिस्टेबलाइज्ड, शरीर ट्रेम्बल होने लगा था। चीजें अगर ऐसी बनी रही तो उसकी रिइंकार्नेशन सील पूरी तरह से अवेकन हो जाएगी। और अगर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की रिइंकार्नेशन ये समय से पहले ट्रिगर हो गई तो जियान और बाकियों की कंबाइंड पावर भी इसे सप्रेस करने का मादा नहीं रखते। उसकी सिचुएशन को सेंस करके जियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। फोर्सफुली उसके हाथ को झटका देके बोलते जूनर पीछे जाओ। 5 लेगड गोल्डन क्रो तुरंत ही जूनर के बगल में अपीयर हुआ था। चिंता और अलार्म से भरी आवाज में कहता है मिस्ट्रेस क्या आप ठीक हैं? जूनर के हटते ही सारा दारोमदार आ जाता है जियान की फ्लेम पे। गूंजती मफल्ड बूम 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 की आवाजें भयानक तरीके से अपनी रिइंकार्नेशन पावर को सप्लाई करता है होली फ्लेम में, जैसे फ्लेम का अमाउंट बढ़ सके। उस सबको जला देने वाला टेम्परेचर पूरे डोमेन को शैटर कर देता है। फिर से पहले वाले फॉरेस्ट में अपीयर हुए थे, जहाँ पे कई क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। बस बात ऐसी थी कि जियान की मर्ज हो चुकी एनर्जीज और जिंदा हो चुका सैपलिंग धाड़े मारता है। ये ग्लेज फ्लेम, फायरी रेड फ्लेम और साइकेमोर की ग्रीन लाइफ एसेंस, ये तीनों ही ओवरवेलमिंग फोर्सेस बिल्कुल विनाशकारी तूफान की तरह फैलती हैं। ये शॉक वेव्स, रिपल, फ्लक्चुएशंस इतनी वायलेंट थी कि फिनिक्स टाउनशिप में फैले वो क्रिस्टल्स एकदम वाइब्रेट होने लगे थे। ये रेजोनेट करते हैं एक अनजानी कॉल से। अभी वो ओल्ड मैन का फिगर, जिसकी ओरिजिनल आंखें काफी डिम होती हैं, इनमें दिखाई देती है एक रिलीफ। वो अपने कांपते हुए हाथ को उठाता है और पॉइंट करता है सील्ड प्लेन ट्री की तरफ। तुरंत ही सामने का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। एक हरे रंग का पैसेज खुलता है। वो वर्ल्ड पोर्टल था जिसके अंदर हजारों डेंस फॉर्मेशन पैटर्न्स होते हैं। ये बेसिकली प्रोहिबिशंस यानी कि प्रोटेक्शन टाइप के थे, जैसे कोई अनजान अंदर नहीं आ सके। खैर ये तो सब बात की बात है। जो चीज हमारे ध्यान को खींचती है वो था एक अलग ही दुनिया का ऑरा। बेसिकली ये पोर्टल जियान के ग्रुप को एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार था। इस सीन को देख के चाहे फेंगचिंग हो या फिर बिंग शुयाओ, ये दोनों एक्साइटमेंट से कांपने लगते हैं। बिंग शुयाओ बोलती फिनिक्स आइलैंड का एंट्रेंस, लेकिन जियान को खुशी मनाने का समय नहीं था। वो फिनिक्स ट्री सैपलिंग से अपने कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज तो उसकी फ्रेम से बिल्कुल जौ की तरह लिपट जाती है। उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। यह दांती मीस की बोलता है डैम इट, ये सैपलिंग अभी मेरी पावर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, मैं कनेक्शन को नहीं तोड़ पा रहा। अभी आसमान में स्क्रीच वाली फिनिक्स क्राई गूंजती है। एक ही इंस्टेंट में फेंगचिंग ने जियान की पोजीशन को रिप्लेस कर लिया था। वो कहती है जियान जाओ, मैं फिनिक्स क्लैन को तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ। वो बिना उसके रिस्पॉन्स को वेट करते हुए अपनी रिइंकार्नेशन पावर को सैपलिंग के अंदर भेजती है, जो कि एक प्रोफाउंड ट्रांसमिशन से गुजर रहा था। जूनर, जियान, बिंग शुयाओ के पास भी समय बर्बाद करने को नहीं था। इन्हें ढकती है ग्लेज फ्लेम और ये आगे बढ़ जाते हैं। बेसिकली आसमान का वो मैसिव आइलैंड एक ऐसा एंशिएंट स्ट्रक्चर लगता है जिसे शुरुआत से कोई बदला न गया हो। ये भले अनमूविंग और साइलेंट लगता हो, लेकिन स्पेस पोर्टल में भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जियान और बाकियों की
शरीर एकदम चिल फील करते हैं। इनके नीचे वो कोलोसस साइकोमोर ट्री की शैडो फ्लैश होती है। कुछ ही मोमेंट्स में ऊपर तक पहुंच गए थे। इसी तरह फ्लोटिंग आइलैंड के बेस पे होते हैं और इसी वो इन्हें फोर्स होती हैं वो इनविजिबल फोर्सेस जो कि इनके आसपास के एरिया में हथौड़े से मारने लगती हैं। वूशिंग आवाज निकलने वाली टेरिफाइंग शॉक वेव्स इस दुनिया को एक ऑपरेसिव ऑरे से भर रही थी जो बिल्कुल सांसों को थमा देने वाला था। फिनिक्स आइलैंड को फायरी रेड क्रिस्टल के ब्लॉक्स के नीचे दबा होता है। बेसिकली यहाँ का भी माहौल कहीं न कहीं फिनिक्स टाउनशिप से मैच करता था। वो मोटे मोटे लाल क्रिस्टल्स के क्लस्टर्स ये नॉर्मल नहीं होते हैं। इनमें से हर एक में मिली होती हैं फायरी रेड फ्लेम्स जो कि एक ऐसे इम्पेनेट्रेबल डिफेंस को बनाती हैं कि बिना उस ओल्ड मैन यानी कि स्पिरिट ऑफ इंडस के गाइडेंस के एक 5 स्टार इनकारनेशन के भी अंदर जाना बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। वो फिनिक्स आइलैंड जो कि फिनिक्स क्लैन का एंसेस्ट्रल होम होता है, भले नीचे से तो आइलैंड दिख रहा हो लेकिन यहाँ पे आके मालूम पड़ता है कि सच में एक बड़ी दुनिया है। इस सरफेस पे कई ऊंचे ऊंचे पीक्स दिखाई देते हैं लेकिन इनमें भी जो सबसे ज्यादा ध्यान को खींचने वाले थे वो थे 3 ब्लड रेड पीक जो इस आइलैंड के बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ भी हर जगह क्रिस्टल ब्लॉक्स थे लेकिन अगर नीचे के फिनिक्स टाउनशिप से कंपेयर किया जाए तो इन क्रिस्टल ब्लॉक्स के अंदर की फ्लेम बहुत ही टेक्निकल होती है। तभी सबके कान में गुआ की साउंड जाती है। एक हल्का सा लाइफ और से भरा हुआ सैलाव इस ग्रुप को चुपचाप से फिनिक्स आइलैंड की लेयर के अंदर भेज देता है। पहली बिंग शुयो को अंदर की एनर्जी फील हुई थी। वो गहरी सांस भर के बोलती क्या डेंस हेवन अर्थ की एनर्जी है। फिर जैसे उसका हाथ घूमा था बीच हवा में एक लाल रंग का लिक्विड कंडेंस होता है जैसे खुद वर्ड से टपका हो। यहाँ का फ्लेम से भरा हुआ माहौल 5 ब्लैक गोल्डन क्रो और आइस फिनिक्स के लिए इतना नरिशिंग था कि सेटिस्फाइड हम करते हैं। जुनर भी एक्टिवेट करती है अपनी रिइंकार्नेशन सील को और पूरे आइलैंड को स्कैन करती है लेकिन यहाँ उसे कोई बॉडीज कोई ऑरा नहीं मिला था। वो कहती है ब्रदर जियान इस फिनिक्स आइलैंड में किसी पावर हाउस का ट्रेस नहीं है। जैसे फिनिक्स आइलैंड एम्प्टी हो बिल्कुल शांत अबैंडन्ड और लाइफलेस। और क्योंकि आंसर तो जियान के पास भी नहीं था वो मुड़ता है 5 ब्लैकेड गोल्डन क्रो की तरफ क्योंकि वही वो अकेला था इस जगह पे पहले भी आ चुका है। लेकिन जियान की आंखों के सवालों को देख के गोल्डन क्रो की आंखें भी डिम हो जाती हैं। फिर से लाके कहता है मैं नहीं जानता, आखिरी बार मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पे आया था। लेकिन तभी फिनिक्स आइलैंड वैसा नहीं था, ना ही डेड ना ही सील्ड। वो फिर कंटिन्यू करता है चलो हम पहले मेन पीक पे चलते हैं। बाकियों के पास भी और कोई विकल्प नहीं था। इनकी अब आगे की जर्नी काफी स्मूथ रहती है इसलिए आइलैंड के बीच के तीनों ब्लडेड पीक्स में से एक पे ये काफी जल्दी पहुंच गए थे। इस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे एक गोलाकार का प्लेटफॉर्म होता है। इसकी चौड़ाई होगी करीब 100 मीटर और इसमें गोल गोल घूम रही होती है डेंस ब्लड मिस्ट। इस पहाड़ के ऊपर और कुछ नहीं था। जियान और बाकी लोग प्लेटफॉर्म की ओर पहुंचते हैं। इन्हें तुरंत ही अपने पैरों से डीप थम 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 की आवाजों के साथ कई एंशिएंट हार्टबीट्स फील होती है। जुनर भौं से कोड की बोलती है ब्रदर जियान इस ब्लडी मिस्ट का ऑरा ओवरवेलमिंग था। वही 5 लेगड गोल्डन क्रो भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। वो जुनर के कंधे पे बैठ के चुपचाप से इस चीज को देखता है। वो सोचता है ये जमीन ये बिल्कुल फिनिक्स क्लैन के पेट्रिया का एंसेस्ट्रल ग्राउंड लग रहा है और वो ब्लड क्रिस्टल हाउस इसमें एक बहुत ही वॉलेंट फोर्स है। अगर मेरे अंदर की होली फ्लेम इतना रेस्टलेस फील कर रही है तो लगता है यहाँ पे जरूर कुछ होगा। ये एक रेजोनेंस है। फीलिंग को सेंस करके जुनर बोलती ब्रदर जियान हमारे पास और चॉइस नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। जियान भी नॉट करता है। फिर वो बिंग शुया और जुनर के साथ स्टेज के बीच की तरफ जाने लगा था। उसको और उनके बीच में बस कुछ 10 कदम का गैप होगा लेकिन अब हर एक स्टेप बिल्कुल माउंटेन जैसा लगता है जैसे इनविजिबल फोर्स इनकी हड्डियों को क्रश करना चाहती हो। लेकिन यही वो पल था जब जियान के आईब्रोज के बीच में बज की आवाज साथ एक वर्टिकल आंख खुलती है। रिलीज होता है वो शाओ क्लैन का ऑरा। इस सॉरी में से डिवाइन मैजेस्टी थी जिसके कांटेक्ट में आते ही सामने की ब्लड रेड फॉर्मेशन ट्रेम्बल होने लगती है। वो ब्लड रेड क्रिस्टल कांपते हैं। फिर इनमें से निकलती है वॉलेंट स्कॉचिंग पावर। बिना किसी वार्निंग के बूम की आवाज साथ वो ब्लडी लाइट जियान के ग्रुप से जाके स्लैम हो गई थी। सुनाई देती 3 पैनी आवाजें। बिंग शुयो बोलती है आइस। जुनर गोल्डन क्रो को बुलाती है और जियान समन करता है ग्लेज्ड आर्मर को। ग्लेज्ड गोल्डन होली फ्लेम और कोल्ड आइस एनर्जी एक दूसरे मर्ज होकर खतरनाक बैरियर को बनाते हैं। लेकिन इससे पहले बैरियर स्टेबलाइज भी हो पाता कान में पफ की आवाज गई थी। इनके कंबाइंड डिफेंसेस एक पल में शैटर हो जाते हैं। वो ब्लड कलर्ड फोर्स सब कुछ तोड़ के रख देती है। फिर इनके पर्सनल डिफेंसेस स्मैश हुई थी। जियान समझ जाता है कि अब मामला ऐसे नहीं बनेगा। वो अपनी फुल स्पीड को अनलीश करके बोलता है रिट्रीट। बाकियों को भी पीछे खींच लेता है। वो बुजुर्ग की वसात फैलने वाली क्रिम्सन फोर्स पूरे समिट को हिला के रख देती है। इस हीट के सामने पूरा माउंटेन डिम हो गया था। जब ये शॉक वेव्स फैली थी वो ब्लड रेड क्रिस्टल जो कि बीच में होता है हमें से धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। वो गहरी लाल रंग की फॉर्मेशन जलती है और फिर ब्लडी में चीची की आवाज़ों के साथ चर्न होने लगी थी। जियान बोलता है जुनर स्टे शार्प और सीनियर गोल्डन क्रो हमें फिनिश
भी नहीं कर पाता क्योंकि अगली पल ब्लड रेड एनर्जी की एक और वेव आई थी। इसका ऑरा ऑलमोस्ट 5 लाख गोल्डन क्रो के बराबर होता है। जन यूज करता है स्पेस शटल हैंडप्रिंट का, ये तुरंत ही अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं जिससे परेशानी से बच पाते हैं। गोल्डन क्रो इस माउंटेन के बिल्कुल सेंटर में देख रहा था। जब और भी लोग उसकी नजरों को फॉलो करते हैं सब वहीं पर जम जाते हैं। सबके चेहरों पर शॉक अपीयर हुआ था। जान कहता है इस पहाड़ का ऊपर का हिस्सा एक फॉर्मेशन है जिस तादाद पे यहाँ पे पैटर्न्स मौजूद थे। इवन जान को भी डरावना लगता है और इसके बिल्कुल बीच में होता है वो ब्लड रेड स्पेस जो कि डार्क डिमोनिक और एंशिएंट था। इसमें से निकलने वाला ऑरा इतना ओवरवेलमिंग था कि हेवन अर्थ को भी अपने नीचे दबा के रख दे। जब 5 लेगड गोल्डन क्रो और बिंग शुयाओ उस लाल रंग के सर्कल के बिल्कुल बीच में देखते हैं, ये अनकंट्रोलेबली कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है इनके बिजली गिर गई हो क्योंकि बीच में एक फिगर अपीयर हुआ था। गोल्डन क्रो स्टंड आवाज में कहता है फिनिक्स क्लैन पेट्रियार्क फैंग लिवा नहीं। अभी जान और जुनर भी एक दूसरे को देख रहे थे। ये शब्द इनके दिलों को भारी कर देते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में इनके शरीर की होली फ्लेम्स भी एकदम अनकंट्रोलेबल होने लगती हैं। ये अपने यहाँ पे एक डेंस गोल्डन बैरियर को बनाती हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे इंस्टिंक्चुअली फील कर पा रही हूँ कि फॉर्मेशन के अंदर की ब्लड कलर्ड एनर्जी इवन इनके लिए भी खतरा है। वो वेंग बुजिंग बुजिंग की आवाजें बंद नहीं होती। ब्लड रेड एनर्जी लगातार चर्न होती है। समय आगे बढ़ता है। ये कुछ मिनट्स के बाद की बात होती है जब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। फॉर्मेशन का इंटीरियर साफ होता है। रिवील होती है वो साइलेंट फिगर। इन अनगिनत ब्लड रेड क्रिस्टल से बनी हुई फॉर्मेशन के बीच में एक 5 रंगों का थ्रोन रखा हुआ था। हमें इसके किनारों पे कई मिथिकल बीस्ट की कार्विंग और डिवाइन वर्ड्स दिखाई देती हैं। ये भले ही नकाशियां हो लेकिन ये तब भी जिंदा लगती हैं। वहीं पे सिंहासन में बैठी थी एक वुमन। वो लंबे सफेद झरने जैसे बाल और सिर पे होता है एक डेलीकेट सा क्राउन। इसने गहरी लाल रंग की रोज पहन रखी थी जो कि बिल्कुल जीते जागते खून से ढकी लगती हैं। और जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग थी वो था उसके सिर के ऊपर का एक छोटा सा फिनिक्स शैडो। ये भले एक हाथ से ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन इसमें एक इटर्नल फायरी रेड फ्लेम मौजूद थी और वो और पूरे स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रहा था। इस पर जियन और बाकियों ने सेंस किया, इनके दिल बैठ जाते हैं। कोई डाउट नहीं था ये होली फ्लेम थी। स्पेशली जियन के सीने में तो लाइटनिंग की तरह शॉक दौड़ गया था। उसकी सांसें थम जाती हैं। वो कहता है होली फ्लेम रैंकिंग 9th फ्लेम, निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम। लेकिन यही वो पल था जब जुनर के अंदर की रिइंकार्नेशन सील एक मफल्ड बूम के साउंड साथ अवेकन हो जाती है। न चाहते हुए भी उसका शरीर फॉर्मेशन के बिल्कुल बीच में जाने लगता है। देखिए जियन का शरीर डिस्टॉर्ट हो गया था। वो प्रोटेक्टिवली अपने शरीर को जुनर के सामने लेके आता है। पीछे चाहे कितनी भी टेरिफाइंग फॉर्मेशन हो जियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जुनर तुरंत ही एक्सप्लेन करती है बट जियन मैं ठीक हूँ, ये मेरे रिइंकार्नेशन के अंदर की बस कॉन्शियसनेस है। लेकिन तब भी जियन स्माइल करके बोलते हैं हम साथ में आएंगे। ये दोनों बढ़ते हैं थ्रोन की तरफ। अब इनके और सिंहासन के बीच में कुछ मीटर्स की दूरी रह गई थी। इन्हें बस एक इनविजिबल बैरियर रोक रहा था। लेकिन तब विशेष की साउंड के साथ वो गोल्डन फ्लेम जो कि रिइंकार्नेशन सील से डायरेक्टली निकलती है, ये ब्लड सील फॉर्मेशन बैरियर में एक छोटा सा होल बना देती है जिससे दोनों को ब्लड कलर ब्लॉक्स दिखाई देते हैं जो कि थ्रोन को आसपास से ढक रहे थे। वहीं पे जो बीच का क्रिस्टल ब्लॉक होता है वो वुमन एक्चुअली में उसके अंदर होती है। इस पर फाइनली 5 लेगड गोल्डन क्रो भी शॉक से बाहर आता है। वो अपने कदमों को आगे बढ़ा के बोलता है होली फ्लेम की पावर। ये वुमन सच में फिनिक्स क्लैन की पेट्रियार्क है और उसके सर के ऊपर की वो फ्लेम ये डेफिनेटली होली फ्लेम है। हाउएवर वो ब्लड रेड क्रिस्टल्स इनमें एक रिइंकार्नेशन एनर्जी है। इवन हम सबकी स्टैंड के साथ भी इन्हें छूना बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा होगा। वो इसके बाद और भी कुछ कहने वाला था लेकिन तभी जान की आंखों में से फ्लेम फ्लैश होती है। वेंगम की वजह से पूरा स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। उसका सोल ऑरा फैलता है जो कि इंदर थ्रोन की तरफ जाने लगा था। देखने में तो अंदर बैठी औरत कोई खास मजबूत नहीं लगती। इसकी लाल रंग की रोज में से एक हल्की सी खुशबू बहती है। ये एक 5 कलर औरत था। भले इस औरत ने अपनी आंखें न खोली हो लेकिन इसकी मौजूदगी में जियान को ऐसा लगता है कि इसका वो ओवरवेलमिंग ऑरा खुद हेवंस का विरोध कर रहा हो। अंदर जाने पे मालूम पड़ता है कि उस थ्रोन के आसपास एक नहीं बल्कि 9 फिनिक्स की शैडोज थी लेकिन इन्हें भी उन क्रिस्टल से ढक रखा होता है। चुपचाप से गार्ड कर रही होती है अपनी क्वीन को। हमारा फोकस गया था 5 लेगड गोल्डन क्रो की तरफ। इसकी आंखें डिम हो जाती हैं, ऐसा लगता है वो पास्ट में चला गया हो। वो कहता है ये फिनिक्स क्लैन की सबसे गिफ्टेड डॉटर और इनकी पावर खुद गॉडेस याओजी की बराबरी करती थी। ये सुन के जुनर के बीच की आईब्राउज की होली फ्लेम और फियर्स तरीके से जलती है जैसे इसे वो जानी पहचानी एनर्जी फील हो रही हो। वो गोल्डन क्रो आगे बोलता है
ग्रेट 1000 वॉर के बाद फॉरेन इवल रेस ने कदम पीछे लिए थे, लेकिन तब भी इनकी कई फोर्सेस यहाँ पे रह जाती हैं। मेरे मास्टर 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड वो अकेले ने बाहर खदेड़ने के लिए गए, लेकिन दुश्मन कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग था। मास्टर को गहरी चोटें आई, लेकिन उस मोमेंट में फेंग लुआनी उनके सामने अपीयर हुई। उन्होंने दुश्मनों को रिपेल करके मेरे मास्टर को बचाया, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिनिक्स क्लैन ने फेंग लुआनी को इम्प्रिजन कर लिया। मेरे मास्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आए थे। ऐसा लग रहा था गोल्डन क्रो की पुरानी यादें वापस लौट रही हूँ। वो कंटिन्यू करता है, लेकिन फिनिक्स क्लैन की सारी फोर्सेस के जुड़ने के बाद भी इन्हें अचानक से फिनिक्स डिवाइन आर्टिफैक्ट फिनिक्स आइलैंड से बाहर निकाल देता है। लेकिन उस पर भी मेरे मास्टर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए थे। उसे इंटेंस क्लैश में जो कियोटिक स्पेस फटा, उसने मेरे मास्टर को सोलो कर लिया। अच्छी बात है कि तभी गू क्लैन ने उन्हें बचाया था। ये होली फ्लेम गू क्लैन में इसीलिए सील की गई थी, और मेरे मास्टर चोटों की वजह से रिइंकार्नेशन में चले गए। जैन बॉय से गोड के पूछते तो फिर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड और फिनिक्स क्लैन के बीच में हुआ क्या? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्यों लड़ेंगी? गोल्डन क्रो सिर हिलाता है। वो कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम इस फिनिक्स निर्वाणा प्लेन के स्पार्क को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं तो हम लिटिल मास्टर की रिइंकार्नेशन सील को अवेकन होने से रोक नहीं पाएंगे, और तब लिटिल मास्टर को बहुत परेशानी का सामना करना होगा। जैन जूनियर का हाथ पकड़ता है, वो नॉड करके बोलता है चलो। बस 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 की आवाजों के साथ दोनों की होली फ्लेम्स जलती हैं। एक तरफ ब्लेज फ्लेम थी, दूसरी तरफ गोल्डन होली फ्लेम। ये इनके शरीर को ढक लेती हैं, जैसे फाइनली सील जोन के अंदर जा पाते हैं। ये पार कर पाते हैं क्रिस्टल लेयर को। हाउएवर थ्रोन के जितने करीब जाते हैं माथे पसीना उड़ना बढ़ता है। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनका हर एक कदम मौत के और करीब पहुंचा रहा हो। रुचियान कहता है काफी नहीं है। इवन होली फ्लेम के प्रोटेक्शन के बाद भी थ्रोन के पास जाके होली फ्लेम को एक्सट्रैक्ट करना ही बिल्कुल ईजी नहीं होगा। अचानक से जियान अपनी होली फ्लेम को कंडेंस करता है हथेली के ऊपर, फिर उसकी इंग्लिश की साउंड के साथ सामने की क्रिस्टल में स्मैश हो जाती है। तुरंत ही कानों में आते वो पेना रूह को कपा देने वाला नॉइज। ओवर 9 फिनिक्स शैडो की क्रशिंग प्रेशर के बाद भी जियान स्माइल करता रहता है। उसके होठों से खून निकलता है, देखिए जूनियर की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो कांप की बोलती बट जियान ये काफी है। हालांकि उसके पास 9 प्रोफाउंड गोल्डन फ्लेम थी, लेकिन लो कल्टीवेशन बेस होने की वजह से वो 9 फिनिक्स शैडोज के सामने बिल्कुल पावरलेस फील कर रही थी। क्रिस्टल इरोजन की वजह से धीरे धीरे जियान के चेहरे पे लाइंस आने लगती हैं। ये झुर्री आती हैं, लेकिन उसे लाके बोलता है डोंट वरी। इस बार जो होली फ्लेम मेटलाइज होती है वो बिल्कुल पानी की तरह लिक्विफाइड फॉर्म में थी। ये ब्यूटीफुल और चमकदार लगती है। इसमें अपने हाथों को ढके वो फिर से अटैक करता है। सुनाई देती बैंग बैंग क्रैक की आवाजें। ग्लेज्ड होली फ्लेम अपने असर को दिखाने लगती है। सामने का रेड क्रिस्टल शैटर हुआ था, दिखाई देता है पतला सा रास्ता, लेकिन वो फूटने वाले ब्लड रेड फ्रैगमेंट सीधा जन के शरीर पे गिरते हैं, सीधा उसकी हड्डियों में समा गए थे। दर्द तो ऐसा होता है कि जन अपनी दांती मीस लेता है, लेकिन उसने तो पहले होली फ्लेम्स को भी सोलो किया था, तो फिर ये चीज उसे कैसे रोक सकती? उसके शरीर से प्रेशर बिल्कुल श्राप की तरह जुड़ जाता है। अंग्रेजी में बोले तो कर्स, लेकिन जन इसकी परवाह नहीं कर सकता था। आंखें लाल होती हैं और हाथ अटैक करते रहते हैं। वो क्रिस्टल पीस बाय पीस शैटर होते हैं। बेसिकली जन कुछ इस ब्रूटल तरीके से फेंग लुआन के थ्रोन की तरफ एक खूनी रास्ता बना रहा था। अब देखो इतना दर्द तो तुम्हारे भाई से देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ आंसू पहुंचने। तो तुम में से और कौन कौन मगरमच्छ के आंसू बाहर आए, वेल इसके बारे में कमेंट्स में लेके बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली रिइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन हमें साथ में की ऑफ सिन के बारे में मालूम पड़ेगा। खुलने वाले हैं कई राज। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो उसे आज ही देखना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। इससे आप अर्ली एक्सेस जैसे कई फीचर्स का फायदा उठा पाओगे और देख पाओगे एपिसोड्स को रिलीज होने से पहले ही। लेकिन जो एक एपिसोड से भी सेटिस्फाइड ना हो और रहना चाहते हो हमेशा औरों से 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनको ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक दिस इज गुड बाय।